Can you prove it? इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। 2014 में सब हम जीते तो कौ 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 तो मैंने सोचा साला ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है, ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज माननीय नो सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना बाद में क्या बोलना मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो, हम नहीं बोले, नहीं बोल सकते साहब। वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण मान्यवर। और मैंने तो ये भी कहा मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर वोट चोरी का कोहराम बचा है। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है और आप वोटर बन जाते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। दूसरा, आप गलत प्रकार से चुनाव जीतते हो तो वोट चोरी माना जाएगा। और तीसरा, जनादेश को डिफाई करते हो, मतलब वोट के विपरीत आप कोई पद प्राप्त कर लेते हो तो भी एक प्रकार से वोट चोरी होता है। अरे सुनो ना, क्यों जल्दबाजी करते हो मानिकम, क्यों? अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? आपका क्या जवाब है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। उनका आरोप है आगे तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयोग को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को
बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए। दिल्ली की सिविल अदालत में उसमें डिस्प्यूट है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। I am challenging Home Minister. Okay. Sonia Gandhi not even voted the election. Can you prove it? Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are. What is this, sir? एक मिनट तब फिर से बताऊंगा मैं। मगर अभी तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि वहां एक केस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें श्रीमती गांधी को नोटिस इश्यू किया है। इसमें इतने लाल पीले होने की जरूरत क्या है? अब पहले तो ऐसी परंपरा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में थी, मगर संपर्क का दोष कहता होता है साहब, ये सारे इंडिया अलायंस वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आए। मान्यवर, चुनाव आयोग एक तटस्थता से चुनाव कराने वाला संस्थान बनाया गया और इसकी मान्यता कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी। भाग और अनुच्छेदों के तहत हमारे संविधान ने दी और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इस संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर अनर्गल आरोप कर आप पूरे चुनाव आयोग की एक प्रकार से पूरे दुनिया में इसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सरकार की छवि धूमिल करें? ना जी, आप पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की छवि को धूमिल करें। मान्यवर, सरकार का तो इतना ही सवाल है, मान्यवर सरकार का तो इतना ही सवाल है कि भारत के मतदाता क्या सोचेंगे, मगर मतदाता का सोचने का सवाल नहीं है। मतदाता को तो मालूम है कि हमने तो वोट दिया है इसलिए चुनकर आए हैं, तो उसके मन में कोई डाउट नहीं है। ये वोट चोरी करते रहे, घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली और बिहार में 2/3 बहुमत से हम जीत गए। मान्यवर, ये जो नई परंपरा शुरू हुई कि देश के अंदर चुनाव न जीते तो चुनाव आयोग को बदनाम करो, चुनाव प्रक्रिया को बदनाम करो, मतदाता सूची को बदनाम करो, ये हमारे लोकतंत्र का भला नहीं करेगी। यही आयुक्त के तहत, यही सरकार के होते हुए आप कई चुनाव जीते, हम कुछ नहीं बोले, हम पार्टी में बैठकर इसकी मीमांसा की, मगर ये लोग चुनाव आयोग पर। प्लीज नो, आप बैठिए, आप ठीक है बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता के लिए आंकड़ा देना चाहता हूं। मई 14 में श्रीमान नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब से उनको आपत्ति है। तो एनडीए क्या क्या जीती? 3 लोकसभा चुनाव हम जीते, 41 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते, तो हम 44 विधानसभा टोटल चुनाव जीते हैं 2024 से 25 तक। मगर वो भी 30 चुनाव जीते हैं अलग अलग विधानसभा में, 30 जगह पे। अगर मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? श्री राहुल गांधी जहां से चुनकर आए थे, वो वायनाड की मतदाता सूची में भी मेरी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी को बताया है। इसका जवाब नहीं देते। हमने अमेठी का भी बताया है, इसका जवाब नहीं देते हैं। मान्यवर, एक चुनाव की मतदाता सूची में जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उसको वो लोग
मुद्दा बनाते हैं चुनाव हारने का। चुनाव हारने का कारण है नहीं, मैं अंत में बताऊंगा क्यों हारते हो चुनाव, मैं बताऊंगा माननीय अंत। परंतु फिर भी चलो मान ले कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, तो गहन पुनर्निरीक्षण का मतलब ही ये है कि मतदाता सूची को सुधारने की प्रक्रिया। अब इसमें आपके बीएलए सहयोग नहीं करते हैं, आप उसका बहिष्कार का ऐलान करते हो, आपकी राज्य सरकारें जहां है वो मदद कम करती हैं, तो कैसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण होगा? जो आपकी डिमांड है वो ही चुनाव आयोग कर रहा है। आपकी डिमांड है कि मतदाता सूची ठीक हो, वो चुनाव आयोग कर रहा है। मगर हुआ क्या है मान्यवर मालूम है? इनको अब अगर प्रेस में कोई पत्रकार उनको पसंद ना आए ऐसा सवाल पूछते हैं तो तुम बीजेपी के एजेंट हो ऐसा कहते हैं। मान्यवर सवाल जो भी हो उसको लेना चाहिए। मान्यवर पत्रकार कभी बीजेपी का एजेंट नहीं होता है, मगर आप अगर ऐसा मानते हो कि लोकतंत्र में आपको पसंद आए ऐसे ही सवाल पत्रकार पूछे तो ये नहीं हो सकता। इमरजेंसी नहीं है भाई, इमरजेंसी नहीं है। मान्यवर एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट हो, केस हारते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं, ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए, वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मान्यवर कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। 2014 के बाद अरे दादा ये भी बैठ गए, अब बैठ जाओ। मान्यवर 2014 के बाद हारने की परंपरा शुरू हुई। हारने की परंपरा शुरू होने के बाद हाँ जीते ही है, मगर हारने की भी परंपरा हुई है। मान्यवर हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले ईवीएम को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, ईवीएम कौन लेकर आए इस देश में? मान्यवर कौन लेकर आए? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब ईवीएम लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। सुन लो, अब राजीव गांधी के ईवीएम के कानून का भी विरोध कर रहे हैं। मान्यवर इसके बाद में अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में ईवीएम के खिलाफ किसी ने याचिका करी। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। मानो राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते हैं। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इसमें सिर्फ 16 विधानसभाओं में इसका ट्रायल लिया गया। कितना केयरफुल है ये भी बताता हूं। हुडा बैठो, ये भी कितना केयरफुली चुनाव आयोग आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये राज्यों की सिर्फ 16 विधानसभा में इसका ट्रायल लिया गया। हर प्रकार से चेक कर
ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है माननीय, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ, लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए, चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ 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 चालू कर दी। वो सरकार में थे। मान्यवर, ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। तो 2017 में इलेक्शन कमीशन ने जून 2017 में 3 दिन तक ईवीएम इलेक्शन कमीशन की ऑफिस में रखे कि कोई भी पार्टी आकर, कोई भी टेक्नोक्रेट आकर, कोई भी साइंटिस्ट आकर ईवीएम को हैक कर कर बता दे। ये तो गए ही नहीं, ये नहीं गए। मान्यवर, ये सिर्फ प्रेस में आरोप करते, ना अदालत में जाते हैं, ना चुनाव आयोग के पर जाते। मान्यवर, मगर एक्सपर्ट भी नहीं गए। आप कोई एक्सपर्ट भेज देते भैया, एक्सपर्ट भी नहीं भेजा। और मान्यवर, 2017 में फिर चुनाव आयोग इस निर्णय पर पहुंचा कि आने वाले सब चुनाव ईवीएम से होते हैं। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। फिर मुझे याद आया कि मान्यवर, जब इनके जमाने में चुनाव होते थे, बिहार और यूपी में सरकारें बनाती होती थी, पूरे के पूरे वोट के बक्से हाईजैक कर लिए गए। ईवीएम आने से ये बंद हो गया, ईवीएम आने से बंद हो गया। और मान्यवर, चुनाव की चोरी बंद हुई है, इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। ईवीएम का दोष नहीं है, चुनाव जीतने का तरीका जनादेश नहीं था, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, इसके कारण चुनाव जीतते थे। अब आज ये पूरे एक्सपोज हो चुके हैं। पीएम का शेड्यूल, और पीएम को लगभग 24 और 16 कितना होता है, 40 महीना हो गया। इसमें से किसी भी एक महीने का शेड्यूल दिखाओ। पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर, इसको चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री। और मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। मैंने कभी नहीं देखा उनको वैकेशन में। कई बार इनका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं तो बीपी बढ़ जाता है इतना, ये फिर रुक जाएंगे प्लीज। मान्यवर, ये पूरी चर्चा चुनाव सुधार पर थी। मैंने आज ये भी जांच करा, सुनो ना, जरा धैर्य रखो भाई। मान्यवर, मैंने आज सुबह चुनाव आयोग के वहां जांच कराई। जांच मतलब कोई गोपनीय चीज नहीं पूछी है, आप इसका इशू मत बने। मैंने ये पूछा कि चुनाव सुधार के लिए मई 2014 के बाद कौन सी पार्टी से कितने आवेदन आपको मिले, क्योंकि चुनाव सुधार जो करना है इसकी प्रक्रिया क्या है। मान्यवर, चुनाव सुधार सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर कर चुनाव आयोग भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेजता है और विधि मंत्रालय इसका कानून बनाकर
संसद के सामने रखता है, ये प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा हो हल्ला हुआ तो ढेर सारे चुनाव सुधार कांग्रेस पार्टी ने दिए होंगे, तो मैं जरा उसका पुच्छा कर दूं, लगे हाथ तो इसकी भी बात कर लूं, इसमें गोपनीय क्या है। तो मैंने पूछा तो साहब मुझे एक रहस्य मालूम पड़ा कि आज तक मई 2014 से चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला। मान्यवर, बैठे मान्यवर, पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं, मगर हमने तो ऐसा भी नहीं किया मान्यवर। फिर 89 से 91, जब 89 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे, तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुत सदस्यीय बनाया गया। ये बिहार के चुनाव के कारण ही हुआ, परंतु वो भी प्रधानमंत्री की फाइल से ही अपॉइंट होते हैं। और मान्यवर 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव, और 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही ये परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए?